हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा डी ब्रोगली वेव एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डी ब्रोगली वेव का कॉन्सेप्ट आया कैसे। 1923 तक कॉम्पटन इफेक्ट ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया था कि रेडिएशन हैज पार्टिकल करेक्टर। हमने देखा कि इंटरफ्रेंस, डायफ्रैक्शन, ये ऐसे फिनोमिना थे जो हम लाइट को अगर हम वेव नेचर माने तभी हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट है वो तभी एक्सप्लेन हो पाए अगर हम लाइट को पार्टिकल करेक्टर मानते हैं, तब हम उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं, नहीं कन्फर्म कर देते हैं कि लाइट आल्सो हैविंग ए पार्टिकल करेक्टर। अब यही सेम कंसेप्ट थोड़ा सा ये देखा गया कि हम किस प्रकार से, क्या मैटर को भी हम ऐसे ही वेव करेक्टर असाइन कर सकते हैं। जैसे मैटर के पास पार्टिकल करेक्टर तो ऑलरेडी है ही, तो क्या हम वेव करेक्टर असाइन कर सकते हैं। तो 1924 में मॉरिस डी ब्रोगली, जो लुइस डी ब्रोगली के ब्रदर थे, वो एक फिलोसफर थे, कोई साइंस से कोई उनका लेना देना नहीं था, लेकिन वो फिलोसफर होने के नाते उनके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जिस प्रकार से हम लाइट को पार्टिकल करेक्टर असाइन कर रहे हैं, वो वेव है और उसका पार्टिकल करेक्टर भी है, तो क्यों न हम मैटर को भी, जिसका ऑलरेडी पार्टिकल करेक्टर है, उसको वेव करेक्टर एसोसिएट कर सकते हैं। ये मॉरिस डी ब्रोगली के व्यू थे, जिसका साइंस के साथ कोई लेना देना नहीं था। और उनके भाई लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने इस कंसेप्ट को लिया और उसके बिहाफ पे फिर उन्होंने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और वास्तव में फिर एक नया जो नेचर था और नया जो बिहेवियर था पार्टिकल का, दैट इज वेव बिहेवियर, मैटर का जो वेव बिहेवियर है वो सामने आया। तो कैसे क्या किया, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चे लुइस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा अगर और हम ध्यान दें, जो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स हमने अभी तक जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ा है वो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स है। हम धीरे धीरे हम मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ लिमिटेशंस रही बच्चों। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था, एटम्स के बारे में जो वहाँ से स्पेक्ट्रा निकल रहा है, वो हाई एटॉमिक नंबर के एटम्स के लिए स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी थी। दूसरा पॉइंट ये था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही थी वो डिफरेंट इंटेंसिटीज की थी, different lines pattern having different intensity, some having high intensity, some having low intensity। वो इंटेंसिटी के उसको भी कंफर्मेशन नहीं कर पाए कि ये इंटेंसिटी ज़्यादा क्यों है और कम क्यों है। एक जैसे बोहर की थ्योरी आपने पढ़ा है, बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं किसी ऑर्बिट में, जो पोस्टुलेट्स बोहर ने दिए थे वो सारे के सारे पोस्टुलेट्स एक जस्ट आइडियाज़ थे, उनका कोई फिजिकल बैकग्राउंड नहीं था, तो उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं आई थी। इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर घूम रहे हैं तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, ये भी एक जस्ट आइडिया था, इसका कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ये कुछ डिस्क्रिपेंसी रही जो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स इनको सोल्व आउट नहीं कर सके। इसीलिए हमें और जो उस टाइम का जो साइंस था, उस साइंस को आगे बढ़ने की एक नया जो था, मतलब एक हम कहेंगे टारगेट, और जो नया एम था और एक नए डायरेक्शंस की ओर जाने का एक नया मतलब कॉन्सेप्ट आया, और वो कॉन्सेप्ट यहीं से शुरुआत होता है और नए फिजिक्स की एक प्रकार से हम कहेंगे द्वार खुल जाते हैं। तो कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया हम ये देखते हैं। तो डी ब्रोगली ने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया बच्चों, हमें पता है कि अगर light is in form of photon, then that light has energy E is equal to h nu, and if that material particle having some mass, then its energy also written as E is equal to mc square. From these two equations we can say that h nu is equal to mc square, and there hc by lambda is equal to mc square, और यहाँ से अगर हमने देखा बच्चों तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी, एंड दिस इक्वेशन इज फॉर फोटोन। m इज द मास ऑफ फोटोन, मूविंग फोटोन, c द स्पीड ऑफ लाइट, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट फोटोन। नाउ इफ वी कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड स्पीड v, then the above expression can be written as lambda is equal to h अपॉन mv। ये एक बच्चों नया एक्सप्रेशन आया हमारे पास।
lambda is equal to h upon mv, and this wavelength is called, this lambda is called de Broglie wavelength. According to de Broglie, when a particle is moving, every moving particle can associate wave, and the wavelength of that particle associating wave is called de Broglie wavelength, and that can be written as h by mv. अब यहाँ एक बड़ी खास बात यह है बच्चों कि जब हम इस इक्वेशन को एक वेरी लाइट पार्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं और एक हैवी पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, यहाँ पर एक बॉल ट्रैवल कर रही है जिसका मास 100 ग्राम का है और उसकी स्पीड मान लेते हैं 200 मीटर पर सेकेंड की है, उसके लिए हम वेवलेंथ निकालते हैं. एंड द सेम केस वी हैव कंसिडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन हैविंग द मास 9.1 10 to power minus 31 kg and having a speed of 200 meter per second. Then this equation will become the जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी, और जो रिजल्ट आएगा बच्चों दोनों केस में जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रॉन के लिए और एक बॉल के लिए, हम ये देखेंगे कि बॉल के केस में जो वेवलेंथ आएगी दैट इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू. वो इतनी स्मॉल होगी कि वो हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखती है. लेकिन अगर हम वही केस इलेक्ट्रॉन के लिए करके देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी वैल्यू जो आएगी लैम्डा आएगा, वो बहुत हाईली इफेक्टिव वैल्यू आएगी बच्चों. ठीक है, और दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो जो डी ब्रोगली वेव कॉन्सेप्ट है बच्चों वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक पे एप्लीकेबल नहीं है. जैसा कि आपको पता है कि हम धीरे धीरे मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक लेवल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के तकरीबन जो कॉन्सेप्ट्स थे उस बेसिस पे क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन कर देती है. बट व्हेन वी गो टुवर्ड्स द माइक्रोस्कोपिक लेवल देन द क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स. तो उस टाइम पे जो नई थ्योरी जो डेवलप हुई दैट इज ओल्ड क्वांटम थ्योरी, एंड देन आफ्टर दैट द मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, धीरे धीरे हम उसकी ओर जा रहे हैं. तो उसी बिहाफ पे ये जो कंसेप्ट है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक पर इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट पार्टिकल्स, वेरी लाइट पार्टिकल्स का अपना एक सिग्निफिकेंट वेवलेंथ होगा जो कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है. ये बात हमने ध्यान रखनी है. अब इस एक्सप्रेशन को बच्चों हम डिफरेंट वे में निकाल सकते हैं. एम वी इज द मोमेंटम, और इस मोमेंटम के एक्सप्रेशन को मैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकता हूं. हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चे हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो P आएगा वो आएगा बच्चों 2m/e² होल ऑफ द रूट. ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h/2m/e². दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. कोई पार्टिकल हैविंग, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, E के है. ये मोमेंटम की टर्म में मास ज़्यादा वेवलेंथ कम आएगी, स्पीड ज़्यादा तो वेवलेंथ कम आएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो क्या आएगी बच्चों, वेवलेंथ कम आएगी. अगेन वी कैन चेंज दिस काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन इन, अगर इलेक्ट्रिक कंसेप्ट की हम बात करते हैं, अगर मान लिया कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और उसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V, देन द काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू Q इंटू V. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी h डिवाइड बाई 2m Q into V. This is an expression for wavelength associated with the moving particle, and that will be equal to h upon root 2m Q into V. Q is the charge of that particle which is moving in a potential difference V. तो वहां से ही एक्सप्रेशन भी हम निकाल सकते हैं. अगेन काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो बेटा, किसी पार्टिकल की कंसिडरेशन अगर करें, हम एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल की जो एनर्जी होगी 3/2 kT होगी. तो आप इसको टेम्परेचर के टर्म में भी चेंज कर सकते हो, मतलब कितना टेम्परेचर हमें चाहिए और क्या वेवलेंथ एसोसिएट करेगा, वो केस भी हम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं. तो यहाँ जो हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो हमारे पास एक जो पैरामीटर्स आए हैं बच्चों वेवलेंथ के डिफरेंट फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है. जो डी ब्रोगली वेव है, शुरुआती दौर में बच्चों ये माना गया था कि जो इलेक्ट्रॉन या जो कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो एक सिंगल वेव एसोसिएट कर रहा है, लेकिन बाद में जाके ये क्लियर हुआ कि दिस इज नॉट द सिंगल वेव, दैट इज द ग्रुप ऑफ वेव. ये अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से. तो लैम्डा हमारे पास आया, लैम्डा इज इक्वल टू h/2m/Q इंटू V. ये हमारे पास बच्चों एक एक्सप्रेशन आ गया. अगर हम अब डी ब्रोगली वेव किसके लिए निकालें बच्चों,
इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा जो वास्ता पड़ेगा, हमारा जो स्टडी का जो हमारा मेन फैक्टर जो रहेगा, रोल रहेगा स्टडी का जिस पार्टिकल पे रहेगा वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम निकालते हैं, आपको पता है ये h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.67 या 64 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, मास आपको पता है बच्चों, मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻31 kg। चार्ज इलेक्ट्रॉन का पता है आपको 1.6 10⁻19 कूलम। और v हमें पता नहीं, v जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे v आ जाएगा वहां से। तो जब यहां से वैल्यू पुटअप की जाएंगी तो सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट ये बचेगा 12.27 डिवाइड बाई √v। तो ये एक्सप्रेशन आएगा, और ये एक्सप्रेशन बच्चों एंगस्ट्रॉम में आएगा। किस में आएगा ये? एंगस्ट्रॉम में। तो यानी जो वेवलेंथ आई है इलेक्ट्रॉन के लिए, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन या ये कहे कि एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए, तो उसके लिए हमें वेवलेंथ का एक्सप्रेशन ये मिलेगा। यानी अगर आप देखो, सिंपल अगर क्वेश्चन हम देखें, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को बच्चों v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो उस केस में हमें जो वेवलेंथ मिलेगी बच्चों 12.27 डिवाइड बाई 10 एंगस्ट्रॉम, और ये जो वैल्यू आएगी 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ हमें मिलेगी किसी भी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की जो v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। कई बार ऐसा भी होता है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखें, कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, तो यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे। तो बेटर ये है कि आप ई को, अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि उस इलेक्ट्रॉन को 400 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया है। जितने वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन के लिए भी ऐसा ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? सेम होता है। पॉजिट्रॉन के लिए भी ऐसा ही होता है, बीटा पार्टिकल के लिए भी ऐसा ही होता है। वो सभी पार्टिकल जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, अगर उनको आप पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट कर रहे हो तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चों वो ev आएगी। कितनी आएगी? ev। तो v आ गया 400, तो इस v की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, वहां से हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेव, यानी मतलब क्या हो, यहाँ पर मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव एसोसिएट कर रहा है। और ये जो कंसेप्ट था बच्चों, ये एक हाइपोथेसिस था। मतलब जो डी ब्रोगली ने अपना कंसेप्ट दिया, डी ब्रोगली ने जस्ट एक हाइपोथेसिस के बेसिस पे एक्सप्लेन किया इसने, और 1924 में ये एक्सप्लेनेशन आया, और आई थिंक 1929 में लुइस डी ब्रोगली को इसके बिहाफ पे नोबेल प्राइज दिया गया। इस ड्यूल नेचर ऑफ, डी ब्रोगली को तो नहीं मिला था, शायद डेविसन एंड जर्मर को इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि उन्होंने इसकी कंफर्मेशन कर दी थी। दिस इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो कैसे इसको वेरीफाई किया गया, किस प्रकार से इसको कन्फर्म किया गया, हमारा नेक्स्ट पार्ट वही होगा। मैं पहले बोल चुका हूँ बच्चे, वेवलेंथ जो होगी इसकी वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल पे होगा। मतलब पार्टिकल का नेचर क्या है ये मैटर नहीं करता, ठीक है ना। पार्टिकल का नेचर क्या है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल वेव एसोसिएट कर सकता है, वो उस पर चार्ज हो या ना हो, हैविंग मास एंड वेलोसिटी, तो वह पक्का क्या करेगा बच्चों? वेव एसोसिएट करेगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हम अब एक्सपेरिमेंटली किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे। ये मैंने बता दिया कि वेरी लाइट पार्टिकल के लिए बच्चों क्या होगा, वेव का इसका सिग्निफिकेंस है, लेकिन हैवी पार्टिकल्स के लिए इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। तो दो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बच्चों सामने आए इसके, एक्सपेरिमेंटल जो कंफर्मेशन आई। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन आई इसकी, दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मर एक्चुअली में हुआ क्या था बच्चों, ये जो एक्सपेरिमेंट था और इससे जो ये कन्फर्मेशन आई थी एक बाई एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंटली हुआ था। ऐसा हुआ क्या, डेविसन और जर्मर
एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनका एक्सपेरिमेंट ये था कि इलेक्ट्रॉन की बीम डाल के किसके ऊपर, निकल टारगेट के ऊपर, और वो उसकी स्कैटरिंग देख रहे थे। और स्कैटरिंग कैसे हो रही थी, स्कैटरिंग डिफरेंट डायरेक्शंस में ऑब्जर्व करना था। और एक्सपेक्टेशन ये थी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कि वो इक्वल डायरेक्शन जहां भी है, मतलब उसको रोटेट कर रहे हैं, और जो स्कैटरिंग हो रही है वो होगी तो वो एक जैसी स्कैटरिंग होगी, यूनिफॉर्म एक प्रकार से इंटेंसिटी का रिसीविंग होना चाहिए था किसी भी डिटेक्टर के द्वारा जब वो डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन स्कैटर होंगे। तो हुआ क्या कि जब वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, बाई चांस कहीं से एयर अंदर चली गई, और एयर जाने से क्या हुआ, निकल का जो क्रिस्टल था वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब ऑक्सीडाइज हो गया तो उसकी तो लेयर, ऑक्सीडेशन की एक लेयर बन गई ऊपर, ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड की लेयर बन गई। तो उन्होंने क्या किया, उसको सबसे पहले बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको हीटअप किया और दोबारा से उसकी वो ऑक्साइड लेयर को रिमूव करके दोबारा से रखा गया, और फिर वैक्यूम क्रिएट करके अंदर, और फिर उसके बाद उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम डाल दी गई। और अब की बार जो रिजल्ट आया उससे वो पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि जो सोचा था बिल्कुल उससे उल्टा रिजल्ट आया। वो क्या देख रहे हैं कि उन्होंने देखा कि जैसे जैसे डिटेक्टर रोटेट कर रहा है तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कुछ अलग अलग तरीके की आ रही है, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर उन्होंने देखा कि डिटेक्टर ने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व किया एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर। और साथ में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन गन, देखो ये इलेक्ट्रॉन गन है बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन गन पे का काम क्या है, इस इलेक्ट्रॉन गन का काम है इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना और साथ में इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करना। तो मैंने वो बैटरी वाला कंसेप्ट यहाँ पर पर्पस दिखाने की मैंने जरूरत नहीं समझी कि मैंने इसको सिंपल इलेक्ट्रॉन गन लिख दिया। इसका मतलब साफ तौर पर यही है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस भी कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एमीटर है जिसको कैथोड कह रहे हो आप, और इलेक्ट्रॉन एमीटर में से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं उसको हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सलरेट कर रहे हैं। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की बीम पड़ रही है ये आप अपनी मर्जी से इसको कम एनर्जी का या ज्यादा एनर्जी का यहां पर भेज सकते हो, जो जाके कहां टकराएगा, निकल के क्रिस्टल से टकराएगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकल के क्रिस्टल से टकराएंगे, बीम आएंगे ऐसे और अलग अलग प्लेन पर टकराएंगे बच्चे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां टकराएंगे, कुछ यहां टकराएंगे, कुछ यहां टकराएंगे, और डिफरेंट प्लेन से इलेक्ट्रॉन टकरा के किसी न किसी डायरेक्शन में स्कैटर होंगे। ओके, तो जब यहां टकरा के जब वो इस तरफ जा रहे हैं तो डिटेक्टर ऐसे घूम रहा है, देखो ये डिटेक्टर ऐसे घूम रहा है, इस तरह से ऐसे घूम रहा है ये। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर इंटेंसिटी जो थी इलेक्ट्रॉन बीम की वो बहुत मैक्सिमम मिली, हाईएस्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली बच्चों को। और वो एंगल कितना था, 50 डिग्री पे था। 50 डिग्री पर इंटेंसिटी थी, मैक्सिमम थी। 50 डिग्री से ज्यादा एंगल और 50 डिग्री से कम एंगल पर उन्होंने देखा इंटेंसिटी कई जगह बढ़ तो रही थी लेकिन इतना नहीं थी कि जितनी 50 डिग्री पे आई। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या करके देखा, साथ साथ में अब उन्होंने पोटेंशियल को वेरी करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पोटेंशियल 40 वोल्ट रखा, फिर 44 वोल्ट लिया, फिर 48 वोल्ट लिया, फिर 50 वोल्ट लिया और फिर 54 वोल्ट लिया। तो जब ये डिटेक्टर लगातार ऐसे, जैसे यहां पर उन्होंने एंगल को कर दिया 40, यहां पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 40 वोल्ट, यानी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराया। जैसे वो इलेक्ट्रॉन टकराए, बीम जैसे टकराई, अलग अलग प्लेन पे टकराई और ये डिटेक्टर घूमा, उन्होंने देखा हमें पीक मिली, कहां मिली, 50 डिग्री पे। ठीक है, वो 50 डिग्री पे मान लो पीक बचे, कुछ इस प्रकार की पीक थी जो कि बाकी सभी एंगल की पीक से ज्यादा थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां 40 की बजाय पोटेंशियल कर दिया 50 वोल्ट। 50 वोल्ट करते ही फिर से उनको ऐसे देखा, उन्होंने देखा कि जो 40 वोल्ट पे पीक आया था, 50 वोल्ट पे पीक उससे कम या ज्यादा जो भी पीक आ रहा था लेकिन उससे डिफरेंट आ रहा था। फिर उन्होंने यहां पर जो पोटेंशियल कर दिया बच्चों, वो कर दिया 54 वोल्ट। 54 वोल्ट पे देखा उन्होंने कि 50 डिग्री पे जो पहले पीक आ रहे थे पहले वाले पोटेंशियल्स पे, अब 54 वोल्ट पे जो पीक आ रहा है वो पहले से भी ज्यादा आ रहा है, पहले से भी ज्यादा आ रहा है। और जब यहां 54 वोल्ट से 58 वोल्ट, 60, 62 वोल्ट किया, फिर उन्होंने देखा, फिर क्या हुआ, फिर पीक क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। यानी एक ऐसा पेयर आया, किस किस का बच्चों, एंगल का और पोटेंशियल का। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट दिया जाए और एंगल 50 डिग्री स्कैटरिंग हो जाए तो उस केस में इंटेंसिटी है जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम मिली। यहां उनको इस बात पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा हो क्यों रहा है। हमें इंटेंसिटी जो थी इलेक्ट्रॉन की वो हर जगह लगभग यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता था, अलग बात है, लेकिन ये इतना ज्यादा चेंज क्यों आ रहा है, कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है, कहीं पर इंटेंसिटी कम आ रही है।
एक्चुअली में हुआ क्या, जब एक्सीडेंटली उन्होंने ऐसा कुछ करके देखा था और जब दोबारा से निकल क्रिस्टल रखा तो उसको हाई टेम्परेचर पर जब किया बच्चे, तो क्रिस्टल के प्लेन बन गए, निकल क्रिस्टल के, और क्रिस्टलाइन प्लेन बन गए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। और उनके अंदर एक इवन स्पेसिंग आ गई, वेल स्पेस्ड हो गए। और जो इनके बीच, प्लेन के बीच की जो स्पेसिंग थी बच्चों, ये जो स्पेसिंग थी, ये स्पेसिंग थी 0.91 एंगस्ट्रॉम। और ये जो पैटर्न था, ये इंटेंसिटी का जो वेरिएशन आ रहा था, ये जस्ट उसी टाइप का वेरिएशन आ रहा था जैसे एक्सरे का डायफ्रैक्शन मैक्स वॉन लाइवे ने जब करके देखा था, और उस एक्सरे डायफ्रैक्शन के अंदर जो पैटर्न आया था बच्चों, कुछ इसी प्रकार का इंटेंसिटी का वेरिएशन इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा है जैसा एक्सरेज के लिए आया था। और एक्सरेज क्या है, वेव है। तो जब एक्सरेज का बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही बिहेवियर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव कैरेक्टर रखता है। इसको थोड़ा सा और प्रूव करने के लिए क्या किया गया, जो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है, लैम्डा इज इक्वल टू 22.27 डिवाइड बाई अंडर द रूट, कितने वोल्ट पे एक्सेलरेट किया हमने, ये मैक्सिमम केस हम लेके चलेंगे बच्चे 54 वोल्ट पे। तो हमें जो यहां से वेवलेंथ मिली बच्चों, वो वेवलेंथ 1.66 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्सीमेटली मिली। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, या आप ये कहिए कि जो ये रिजल्ट था एक्सपेरिमेंटली 54 वोल्ट जब हमने यहां पर अप्लाई किया, तो इस कॉन्सेप्ट के, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमें यह रिजल्ट मिल रहा था कि जब वैल्यू वी की हमने पुट की, तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे वी 54 वोल्ट किया, तो हमें यह रिजल्ट मिला। अब अगर हम एक्सरे डायफ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, और ये अगर एक्सरे की तरह से इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है वेव के रूप में, तो उसको अगर हम अप्लाई करके देखें अकॉर्डिंग टू डायफ्रैक्शन कंसेप्ट, और फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन मैक्सिमा जब हमें मिलेगा बच्चे, तो उसके लिए कंडीशन होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चे ये आ जाएगा लैम्डा, तो ये आ जाएगा 2d sin ऑफ थीटा। तो ये एक कंडीशन हमारे सामने आई कि हमें किस प्रकार, कब इंटेंसिटी मैक्सिमम, कब इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, अब थीटा की वैल्यू निकालना हमारे लिए एक मेन पॉइंट है। अब हुआ क्या, देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको यहां से रब कर लें, देखिए बच्चे हमने निकाला 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब थीटा क्या है, अगर हम यहां ध्यान से देखें, हमारा प्लेन कुछ इस टाइप से है बच्चे, जैसे निकल क्रिस्टलन प्लेन हमने ऐसे दिखाया, और इलेक्ट्रॉन की जो बीम है वो ऐसे पड़ रही है, वो ऐसे पड़ रही है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो ब्रैग्स रिफ्लेक्शन ये क्या है कि ये कहता है, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन बीम जब इस तरफ जाएगी तो ये एंगल भी सेम आएगा। इस पूरे एंगल को बच्चों हमने फाई माना हुआ है। ये स्कैटरिंग बीम है, ये इंसिडेंट बीम है। तो ये जो एंगल होगा थीटा, तो ये एंगल क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। आप ज्योमेट्री से इसको फाइंड आउट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन अगर यहां परपेंडिकुलर, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। और अगर ये दोनों एंगल का सम इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो इस ज्योमेट्री को अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या मिला बच्चों, इस ज्योमेट्री से हमें यहां से ये मिला कि थीटा प्लस फाई प्लस थीटा, इन सब का सम 180 आएगा बच्चों। और यहां पर जो फाई की कंडीशन क्या है, किस एंगल पे हमने सारा कंसेप्ट किया, अभी तक स्टडी किया है इसको 50 डिग्री पे, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 65 डिग्री। दिस इज द ग्लांसिंग एंगल। तो थीटा हमें मिल गया, तो 2d की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 65, और यहां से अगर हम रिजल्ट निकाल लें बच्चों हमें लैम्डा मिलेगा। तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी यहां से वो लगभग 1.65 एंगस्ट्रॉम आएगी। यानी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बहुत हाईली और क्लोजली मैच कर रहे हैं, और ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर एग्जिस्ट करता है। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक लाइट पार्टिकल आप ले लीजिए, एवरी लाइट पार्टिकल एसोसिएटेड वेव। और इस वेव कंसेप्ट के आने से आप देखना आगे आने वाले जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या चेंजेस आए और किस प्रकार से
काफ़ी सारे जो कंसेप्ट उलझे हुए थे उस टाइम पे, उन कंसेप्ट्स को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया। तो ये था बच्चों हमारा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करके देखा गया, छोटा सा तो क्या था, बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट था अगर देखा जाए तो ये भी। तो उसमें क्या देखा गया कि जो जीपी थॉमसन एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट के सन हैं, ये बेटे हैं। जे थॉमसन का नाम आपने सुना होगा, जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जिसने की, उनके बेटे का नाम था जीपी थॉमसन। और देखिए कैसे ये एक मतलब ये भी एक प्रकार से कुछ लिंक बनता है, और कितनी खुशी की बात होती है कि जिसके पिता ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, उसके बेटे ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया, और वो उसने वेरीफाई भी किया। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी फादर ने की, और इलेक्ट्रॉन का डायफ्रैक्शन होता है ये बात बताई उसके बेटे ने, और नाम क्या था, जीपी थॉमसन। तो जीपी थॉमसन के अकॉर्डिंग उन्होंने भी क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन गन ली, 60,000 वोल्ट के आसपास के ऊपर वहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, प्रोड्यूस, मतलब वहां से जनरेट करवाया गया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को एक वेरी थिन फॉइल, जिसका थिकनेस लगभग 10⁻⁻8 मीटर है, इस वेरी थिन फॉइल, वो गोल्ड की हो सकती है, वो एल्यूमिनियम की हो सकती है, ठीक है ना, उस फॉइल में से इलेक्ट्रॉन की बीम पास की गई और सामने एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी गई, और ये ऑब्जर्व किया गया, बड़ी हैरानी का एक मतलब सामने एक रिजल्ट निकल के आया कि जब वो बीम उस फील्ड में से, फॉइल में से पास की, फॉइल में से पास होने के बाद जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसके ऊपर जो इम्पैक्ट देखे गए, वो कुछ उस टाइप के इम्पैक्ट देखे गए जैसे कोई लाइट डायफ्रैक्शन पर शो करती है। आपने पढ़ा हुआ है जब लाइट का डायफ्रैक्शन होता है तो डायफ्रैक्शन पैटर्न में बच्चों क्या मिलता है, हमें इंटेंसिटी का वेरिएशन मिलता है। कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं पर इंटेंसिटी कम, कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं पर कम। और डायफ्रैक्शन की एक और खास बात होती है कि जैसे जैसे आपका जो इंटेंसिटी का वेरिएशन हम देखेंगे बड़ा रैपिडली डिक्रीज करता है। सेंटर पे इंटेंसिटी ब्राइट मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, उसके बाद लगातार कंटिन्यूसली शार्पली वो क्या है, डिक्रीज करती जाएगी। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न यहां पर कुछ रिंग्स नजर आए, और वो रिंग्स कैसे बने, किस टाइप के रिंग बने बच्चे, कहीं पर तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा और कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं, फिर कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से सेंटर पे इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम मिले। तो यहां पर यह समझा गया कि इस केस में जब इलेक्ट्रॉन वहां फॉइल में से पास होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ रहे हैं तो वो एक पार्टिकल की तरह से नहीं बल्कि एक वेव नेचर की तरह से क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो इसी बेस पे जीपी थॉमसन ने क्या देखा, फिर उन्होंने क्या किया, आमतौर पर एक देखो और बात है बच्चे कि जब भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो पूरी तरह से एयर टाइट कंटेनर में या वैक्यूम के अंदर किया जाता है, क्योंकि एयर पार्टिकल भी वहां पर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं और पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जीपी थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने एक ब्रैग्स इक्वेशन का यूज किया, जैसे ये इक्वेशन है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इस इक्वेशन का यूज करके, और लैम्डा कहां से निकाला, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की बच्चों उन्होंने अपने, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही था, इतने पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पॉसिबल क्या होगी, तो वो इस फॉर्मूले से उन्होंने वेवलेंथ निकाल ली। आगे वेवलेंथ निकाला, और उसने वैल्यू यहां पर क्या किया बच्चों, कितने पे एंगल आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां से स्कैटर हो रहा है, तो उस केस से उसने डी का वैल्यू निकाला। और डी क्या है, एक प्रकार से किसी भी मटेरियल का लैटिस कांस्टेंट है, और वो जो लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू बिल्कुल सेम उसी प्रकार की थी जैसे एक्स-रे डायफ्रैक्शन में लावे ने निकाली थी। यानी बहुत सारे जो कंसेप्ट यहां पर देखे हमने और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स देखे, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट से बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मैच कर रहे थे, और वो एक बड़ा ही ये स्ट्रॉन्ग एक हमारे सामने एक एविडेंस हम कह सकते था कि जो ये कन्फर्म करता है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। अब अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर किसी पार्टिकल है जो वेव एसोसिएट करता है, तो क्या कोई वो सिंगल वेव होती है या कुछ और तरह की वेव होती है। जो वेव हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग में हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, वेव बन गई, या एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो वेव जनरेट करता है, क्या ये कुछ उसी टाइप की वेव है या कुछ अलग टाइप की वेव है। तो ये अभी तक थोड़ा सा दिमाग में यही रहता है कि एक प्रकार से सिंगल कोई वेव बन रही है, सिंपल कोई वेव ट्रैवल कर रही है, क्या ऐसा है? इसका जवाब हम नेक्स्ट लेक्चर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।